मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं एक बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूं। और मुझे उसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक तो उसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं थी और दूसरा उसके प्रूफ्स मुझे कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बट यकीन मानिए, ये एक ऐसी स्टोरी होने वाली है बिल्कुल रियल, जिसके बहुत सारे प्रूफ्स ना सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट पर पड़े हैं बल्कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा भी। दूसरा, ये बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंटेड हॉरर केस है। जी हाँ, ये वही केस है जिसको आप अकेले में लाइट बंद करके नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ इस लाइक बटन को अपना पार्टनर बना लें, इसको फोन से बाहर निकाल कर दबा दुबू कर अपने साथ बैठा लें इसको, और जब भी आपको थोड़ा सा भी लगने लगे कि हाँ डर लग रहा है, तभी इसको जोर से दबाकर अपना डर कम कर लें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही इनफेमस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के केंटकी में बने हुए वाइल्डर इलाके में जाना पड़ेगा। और टाइम था 1990s का, जब अमेरिका के बहुत ही जाने माने सिंगर बॉबी मैके नाम के इस बंदे ने अपने लिए एक नया घर देखना शुरू किया। असल में ये एक नया घर नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे थे, और इन्होंने अपने आसपास के बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को ये बोल रखा था कि मुझे सिर्फ घर नहीं चाहिए बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम चाहिए, साथ ही उसके एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस भी हो, पीछे कुछ खाली खेत वगैरह भी पड़े हों, एक अच्छी खासी बड़ी सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। सो जल्दी ही डीलर्स इनकी डिमांड पर इधर उधर घूमने लगे, और 1990s के शुरू होते होते बॉबी मैकीज को एक डीलर ने अपने पास बुलाया जो कि अब इनको इस प्रॉपर्टी पर लेकर आने वाला था। असल में बॉबी मैकी पहले रेल रोड के अंदर इंजीनियर हुआ करते थे, लेकिन उनका पैशन म्यूजिक के लिए, उस वजह से उन्होंने वो इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी और म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो गए, और उनको एक बहुत ही बढ़िया पॉपुलैरिटी मिली अमेरिका के अंदर। उनके बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल हुए उस टाइम पर, और इसी वजह से उनके आगे और भी ज़्यादा सपने बढ़ते गए कि उनका एक खुद का बहुत बड़ा म्यूजिक ऑडिटोरियम होगा जिसके अंदर वो खुद परफॉर्म करेंगे, या फिर जो कंट्री का म्यूजिक है, पॉपुलर सिंगर्स हैं, उनको वहां बुलाएंगे परफॉर्म करवाने के लिए। अब जितना प्यार बॉबी को म्यूजिक से था, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी पत्नी जैनेट को कर रहे थे। और जैनेट अभी अभी प्रेग्नेंट हुई थी उनके पहले बच्चे से, सो ये परफेक्ट मौका था उनके लिए कि एक अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी ली जाए जिसके अंदर वो काम भी कर सकें, अपने परिवार को भी पाल सकें। सो जैसे उस प्रॉपर्टी डीलर ने ये एक अच्छी खासी बड़ी सारी प्रॉपर्टी बॉबी मैके को दिखाई तो उनको देखते ही पसंद आ चुकी थी। अंदर का टूर उस डीलर ने बॉबी मैके को करवाया। अंदर का सब कुछ पसंद आने के बाद, थोड़ा बहुत और विचार करने के बाद, अकेले ही बॉबी मैके ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। लेकिन उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे बल्कि इसके साथ और भी बहुत कुछ खरीद रहे हैं। उसी शाम बॉबी अपनी पत्नी जैनेट को लेकर इस प्रॉपर्टी पर पहुंचे। डीलर से उन्होंने इसकी चाबी पहले ही ले ली थी ताकि वो अपनी पत्नी को भी अच्छे से प्रॉपर्टी दिखा सकें। बॉबी और उनकी पत्नी जैनेट अब इस प्रॉपर्टी के मेन डोर पर खड़े थे। बॉबी ने जल्दी ताला खोलकर जैनेट का अंदर वेलकम किया, बट जिस मोमेंट पर जैनेट अंदर स्टेप इन हुई, उसी मोमेंट पर जैनेट को अंदर कुछ अजीब सा लगा। उनको एक अलग सी नेगेटिव सी एनर्जी लग रही थी, लेकिन उस टाइम पर वो बिल्कुल चुप रही। तो अंदर जाते ही बॉबी अलग पूरी प्रॉपर्टी के अंदर खुद घूम रहे थे, जबकि जैनेट अंदर बने हुए घर के ग्राउंड फ्लोर पर किचन में गई, क्योंकि उसको वहाँ देखना था कि किचन यहाँ का कैसा है, क्योंकि उसको वही ज़्यादातर संभालना था। सो जैसे वो किचन में गई, अंदर वहाँ रखी हुई चीज़ों को, वो एक्चुअल में पूरा फर्निश्ड किचन था, सारा सामान अंदर पड़ा हुआ था। सो जैसे वो एक एक चीज़ों को उठा उठा कर देखने लगी, तभी सडनली जैनेट को आवाज़ सुनाई दी कि जो किचन में लगी हुई सिंक है, इसके अंदर से पानी रिसने की आवाज़ आ रही है। बट यहाँ सारी टूंटियाँ क्लोज थी, किसी में से भी पानी नहीं आ रहा। तो तुरंत जैनेट घूमकर उस सिंक तक गई और अंदर झाँक कर देखने लगी, बट यहाँ कोई पानी नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज़ है जो बहुत तेज़ी से, बहुत प्रेशर के साथ ऊपर आने वाली है और अभी सिंक से बाहर निकल जाएगी। और धीरे 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 वो चीज़ बाहर भी आई, और वो एक रेड कलर का लिक्विड था। अब जैसे ये लिक्विड इस जैनेट ने देखा, वो बहुत जोर से चिल्लाई। जैनेट के चिल्लाने के साथ ही वो रेड कलर का लिक्विड वापस उस सिंक से फ्लश आउट हो चुका था। और जैसे ही उसकी चिल्लाहट उसके पति बॉबी ने सुनी, बॉबी भागकर तुरंत किचन के अंदर आया और पूछने लगा कि जैनेट, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? जैनेट ने कहा कि मैंने अभी अभी इसके अंदर, सिंक के अंदर, एक रेड कलर का लिक्विड देखा, और जब वो लिक्विड ऊपर आकर वापस नीचे गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फीमेल वॉइस अंदर गर्गल कर रही हो। उसकी डीप गर्गलिंग आवाज़ उसके जाने के साथ इस सिंक से बाहर आई। बट जैसे ये बातें बॉबी ने सुनी, बॉबी ने जैनेट को शांत करना शुरू किया कि जैनेट, अभी तुम प्रेग्नेंट हो सकता है तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हों, और हो सकता है तुमको मूड स्विंग्स हो रहे हों, और इसलिए तुमको ये सब कुछ इल्यूजन दिख रहा हो। बट
उस टाइम पर तो जेनेट शांत हो चुकी थी, लेकिन आगे क्या? जेनेट को पूरा घर दिखाने के बाद ये दोनों वापस बाहर निकल चुके थे इस घर से, और बाहर निकलते ही जेनेट ने बॉबी को समझाना शुरू कर दिया कि देखो, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही ईयरी सी जगह है, इसकी वाइब्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन बॉबी ने जेनेट को समझाया कि देखो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा जो म्यूजिक के लिए प्यार है वो ये जगह पूरा कर सकती है। यहाँ पर मैं एक पूरा बड़ा ऑडिटोरियम खोलूंगा, स्टेज लगाऊंगा, क्लब वगैरह बनाऊंगा और इसे अच्छी खासी कमाई हमारी होगी, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन जेनेट बिल्कुल चुप रही और अगले ही दिन बॉबी ने जो इसके रजिस्ट्री वगैरह के कागज थे वो सारे मंगवा कर साइन करके पूरी पेमेंट करके इसको अपने नाम करवा लिया था। अगले ही दिन यहाँ पर 3 ट्रक बड़े बड़े सामान के बॉबी भरकर इस घर के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। सारा सामान अंदर शिफ्ट करवाया, अलग से लेबर बुलाई। अब जैसे लेबर गई, बॉबी और जेनेट अगेन इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर अकेले थे। तब बॉबी ने जो आसपास की दीवारें थी उनके ऊपर काफ़ी जाले वाले लगे हुए थे, कुछ का तो पेंट भी नीचे गिर रहा था, तो इसलिए बॉबी ने खुद पत्तियां उठाकर दीवारों को घिसना शुरू कर दिया। जेनेट भी बेचारी अब सपोर्टिव वाइफ की तरह, अब क्योंकि ले लिया था, डिसीजन तो फाइनल हो चुका था, कुछ बदल नहीं सकते, तो उसने अपने पति को सपोर्ट करने की सोची और वो भी उसके साथ दीवारें साफ करने लगी। और जब ये दोनों बॉबी और जेनेट दीवारों को साफ कर रहे थे तभी इनके मेन डोर पर किसी ने नॉक किया। बॉबी तुरंत भागकर मेन डोर पर गया, उसने दरवाजा खोला और सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। उस अनजान आदमी ने बॉबी की तरफ हाथ करते हुए खुद का नाम कार्ल लॉसन बताया। कार्ल ने बताया कि मुझे अभी अभी पता लगा है कि आप लोगों ने पूरी प्रॉपर्टी खरीदी है, आप इसके नए मालिक हो। असल में जो इसके पुराने मालिक थे, और जब वो इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर एक बड़ा सारा क्लब चलाया करते थे, तब मैं इस प्रॉपर्टी में एक हैंडीमैन का काम किया करता था। हैंडीमैन आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी के अंदर छोटे मोटे मैकेनिकल काम करना, जैसे कि कोई पाइप टूट गया तो पाइप लगा देना, तार वगैरह ठीक कर देना, बिजली के छोटे मोटे काम कर देना, साफ सफाई कर देना, उसको हैंडीमैन कहा जाता है। और पिछले मालिकों के लिए ये कार्ल लॉसन इस प्रॉपर्टी में हैंडीमैन का काम कर रहा था। बट कार्ल ने बताया कि इस प्रॉपर्टी में जब पहले क्लब चलता था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड आता था और उस क्राउड के अंदर काफ़ी बार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई। इनफैक्ट कई मर्डर भी इस क्लब के अंदर हो चुके थे। अब इनफैक्ट बॉबी ने उसको रोक कर कहा कि देखिए, जो भी लोग क्लब के अंदर आते हैं वो सारे नशे के अंदर होते हैं, भंड होते हैं, और उनके हाथ से क्या कुछ हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। क्लब्स के अंदर लड़ाई होना या फिर ऐसे मर्डर हो जाना कोई खास बात नहीं है। लेकिन कार्ल ने रोक के बॉबी को कहा कि यहाँ पर जो एक्चुअल में क्राउड आता था उस टाइम पर वो कुछ नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था। और उसी से परेशान होकर इसके पुराने मालिकों ने इस क्लब को यहाँ बंद कर दिया था। और जैसे क्लब बंद हुआ मेरी भी नौकरी यहाँ से जा चुकी थी। लेकिन अब जब मुझे पता लगा है कि आप लोगों ने इसको खरीद लिया है और आप लोग भी यहाँ पर इसको दोबारा से शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपके पास हैंडीमैन का काम करना चाहता हूँ। अब ऑब्वियसली बॉबी को कार्ल के अंदर कुछ फायदे दिख रहे थे, क्योंकि एक तो कार्ल इस प्रॉपर्टी का पूरा अच्छा खासा जानकार, उसको पता है कि यहाँ किस तरीके की बिजली की फिटिंग है, किस तरह की पानी की फिटिंग है। तो बॉबी ने तुरंत कार्ल को नौकरी पर रख लिया और उसी टाइम से ये तीनों, जेनेट, बॉबी और कार्ल, जो अंदर दीवारों की साफ सफाई कर रहे थे, ये तीनों दोबारा से उसको कंटिन्यू कर चुके थे। और करते करते कार्ल ने बताना शुरू किया कि पिछले साल जब ये क्लब चल रहा था, सिर्फ उस साल के अंदर ही 6 मर्डर इस क्लब के अंदर हुए थे। लेकिन बॉबी ने उसको रोक कर कहा कि म्यूजिक ही होता है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन पंप करता है और उस वजह से ऐसे ऐसे एक्शन हमें देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर दूसरा म्यूजिक का टेस्ट रखूंगा और हो सकता है जो हमारे ऑडियंस आएगी यहाँ पर वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत डिसेंट सी होगी। कार्ल का कमरा पहले भी इस पूरी प्रॉपर्टी में जो ऊपर एटिक बनी हुई थी उसी एटिक के अंदर था। एटिक मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि जो अमेरिका में घर बनाते हैं ऊपर वो झोपड़ी टाइप बनाते हैं, और जो नीचे फ्लोर होता है उसके बाद जो ऊपर वो त्रिकोणी सी शेप बचती है ना, कोन वाली, उस कोन के अंदर ही ऊपर कमरे वगैरह बनाए जाते हैं, उसको एटिक कहते हैं। और एटिक के अंदर कार्ल ने अपना कमरा दोबारा से तैयार कर लिया और आने वाले कुछ दिनों में इन तीनों ने मिलकर पूरे इस घर को, पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से रेनोवेट करवा भी लिया। अब ये बहुत जल्दी रेडी थे इस क्लब की ग्रैंड ओपनिंग के लिए, इसका शुभ मुहूर्त करने के लिए। रेनोवेशन शुरू हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे और कार्ल और जेनेट अलग से अपने अपने कमरे की रेनोवेशन कर रहे थे। तभी जेनेट भागकर सीधा कार्ल के पास गई और पूछने लगी कि कार्ल, क्या तुमने कभी अजीब कुछ नोटिस किया है इस जगह पर? क्योंकि जब मैं इस घर में पहली बार एंटर हुई थी तब मुझे बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ था, एक अलग ही वाइब आई थी और सिंक वाला अलग से इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। बट कार्ल ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन हाँ, जो यहाँ लोग आते हैं वो बहुत अजीब थे और यहाँ जो मर्डर हुए वो भी बहुत ज़्यादा अजीब थे। ये बात बोलकर कार्ल अपने दीवार के ऊपर पेंट करने लग गया, जबकि जेनेट वापस जाकर किचन की तरफ वहाँ साफ़ सफाई करने लगी। और तभी उसने नोटिस किया कि उसकी सिंक के अंदर काफ़ी सारे बर्तन पड़े हैं, तो क्यों ना उनको साफ़ कर दूँ। जेनेट अपने हाथ से अपने सारे बर्तन साफ़ करने लग गई और तभी उसने नोटिस किया कि वही लाल कलर का पानी
उसी सिंक के अंदर धीरे धीरे भर रहा है। और ना सिर्फ भर रहा है बल्कि एक अनजान सा फोर्स है जो उसको आगे की तरफ धकेल रहा है इस सिंक के अंदर। जेनेट ने अपने दोनों हाथ आगे करके पत्थर जो था सिंक के आगे लगा हुआ था उस पत्थर को पकड़ लिया ताकि कोई उसको आगे की तरफ धक्का ना दे सके, लेकिन फिर भी पीछे से इतना ज्यादा प्रेशर था कि था कोई उसको जो बहुत जोर से पुश कर रहा था उस सिंक की तरफ। धीरे धीरे वो सिंक पूरे लाल कलर के लिक्विड से भर चुकी थी और जेनेट ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कार्ल दूसरे कमरे से भागकर किचन की तरफ आया और जिस मोमेंट पर कार्ल इस किचन में पहुंचा वो जो फोर्स जेनेट को पीछे से लग रहा था वो फोर्स रिलीज हो चुका था। जेनेट एकदम गहरी गहरी सांसें भरते हुए पीछे की तरफ हुई। उसने कहा कि सिंक की तरफ देखो, लेकिन सिंक में अब कुछ भी नहीं था। वो जो भी लाल कलर का लिक्विड था वो सारा ड्रेन वापस हो चुका था। और दोबारा से जेनेट ने बताया कि अभी कुछ चीज़ थी, कोई फोर्स था जो मेरे को बहुत जोर से इस सिंक के अंदर पुश कर रहा था और ये सिंक लाल कलर के लिक्विड से पूरी भर चुकी थी। कार्ल ने जेनेट को धीरे धीरे शांत करना शुरू किया और जब जेनेट पूरी तरीके से शांत हो गई, कार्ल ने कहा कि हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ हो, लेकिन जो वो चीज़ें ये काम कर रही है ये कोई शांत एनर्जी नहीं है बल्कि हमको ये नुकसान पहुंचाना चाह रही है। शाम होते ही बॉबी भी वापस घर पर पहुंच चुका था और उसके आते ही जेनेट ने भागकर सारा कुछ बॉबी को बताया कि आज दोपहर में उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन अगेन बॉबी ने सिरे से इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में। हमने नया घर लिया है, इसकी खुशी होनी चाहिए तुमको, और ये सब जो घोस्ट वाली बातें हैं, जो अजीब सी पैरानॉर्मल टाइप की बातें तुम कर रही हो, ये सारी अपने माइंड से निकाल दो, मेरे माइंड में भी मत डालो। उसने कार्ल को भी अपने पास बुलाया और कार्ल को भी समझा दिया कि ऐसी कोई बातें ना तो तुम किसी के साथ डिस्कस करोगे ना ही अपने माइंड में लेकर आओगे। बॉबी ने दोनों को क्लियर कट समझा दिया कि मैंने बहुत मोटा पैसा लगाकर इस क्लब को और इस घर को खरीदा है, इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीदा है और इसको चलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं वो पैसा वापस रिकवर कर पाऊँ। और अगर ऐसी बातें तुम लोग करते रहोगे तो एक दिन झोला ठाकर हम तीनों को बाहर रोड पर बैठना पड़ेगा। इसके तकरीबन एक हफ्ते बाद पॉल नाम का एक पुलिस ऑफिसर जो कि इस इलाके के अंदर अपनी रेगुलर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था और तभी उसने रात के टाइम पर नोटिस किया कि ये क्लब, जो कि उसको पता था कि ये इसके नए ओनर आ चुके हैं और वो इसका रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, बट अंदर की सारी लाइट्स ऑफ थी, लेकिन इस क्लब की बाहर वाली खिड़की के ऊपर एक आदमी खड़ा था अंदर वाली साइड में। मतलब कि इस क्लब के अंदर वो खिड़की के ऊपर खड़ा था और बाहर जैसे उस पुलिस ऑफिसर ने देखा उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया और कहा कि मुझे यहाँ पर बैकअप चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस क्लब के अंदर कोई चोरी वगैरह करने के लिए घुस गया है। तो जल्दी ही एक और पुलिस ऑफिसर पॉल के पास आकर मिला और ये दोनों ऑफिसर अब अपनी टॉर्च चलाकर अपने हाथ में अपनी पिस्टल लेकर इस क्लब के मेन गेट पर गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अब मैं आपको बता दूं कि जो जेनेट और बॉबी का जो घर था वो पीछे वाली साइड था, उसका मेन गेट अलग और ये क्लब बाहर वाले रोड के ऊपर, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर, और इसका गेट अलग। तो जैसे ही दोनों पुलिस ऑफिसर ने क्लब वाला गेट खटखटाना शुरू किया लेकिन अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, तो थोड़ा सा उन्होंने और पुश कर दिया और ये दरवाजा खुला हुआ था। जैसे वो पूरा दरवाजा क्लब का खुला, इन दोनों ने अपनी टॉर्च अंदर की तरफ घुमाई कि क्या पता कोई अंदर चोरी वगैरह कर रहा हो और हम उसको रंगे हाथ पकड़ लें। दोनों पुलिस ऑफिसर इस क्लब के अंदर एंटर हुए लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा शांति। अंदर उनको अपनी टॉर्च लाइट के अंदर कुछ भी नहीं दिखा, बट अभी इन्होंने पूरा क्लब अच्छे से देखा भी नहीं था कि इस क्लब की जो मेन स्टेज थी जिसको आगे पर्दों से ढका हुआ था, इस क्लब की मेन स्टेज और उसके आगे काफ़ी सारे बड़े बड़े लंबे लंबे पर्दे लगाए गए थे। उस स्टेज से अचानक से बहुत तेज म्यूजिक बजने लगा और ना सिर्फ म्यूजिक बज रहा था बल्कि आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत सारे लोग इस स्टेज के ऊपर खड़े हों और आपस में हंस रहे हों, बातें कर रहे हों और उनके पीछे म्यूजिक चल रहा हो। तो जैसे दोनों ऑफिसर्स ने अपनी टॉर्च उस स्टेज की तरफ घुमाई, आगे पर्दे लगे हुए थे, तो उनको लगा कि हो सकता है पीछे कोई पार्टी चल रही हो इस स्टेज के ऊपर, कोई अनजान पार्टी जिसके बारे में हमें ना पता हो। सो इन दोनों को लग रहा था कि वहाँ हमें ज़रूर नशे पते फूकने वाले आदमी मिलेंगे, हम उनको जाकर तुरंत पकड़ते हैं। सो दोनों पुलिस ऑफिसर धीरे धीरे अपनी पिस्टल और अपनी टॉर्च लेकर उस स्टेज की तरफ बढ़े। इन्होंने झटके से वो पर्दे हटाए लेकिन स्टेज एकदम क्लियर। अब जैसे ही इन लोगों ने देखा कि अभी तक तो म्यूजिक चल रहा था, अभी तक यहाँ पर लोग हंस रहे थे, लेकिन अब ना तो यहाँ पर म्यूजिक बज रहा ना ही यहाँ पर लोग हंस रहे, आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ। दोनों ने पूरे स्टेज को आगे पीछे से ऊपर नीचे से हर जगह से देख लिया लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। और तभी जो इस क्लब का मेन गेट था जिससे वो अंदर आए थे वो एक झटके में बहुत जोर से बंद हो गया। ये दोनों भागते हुए सीधा उस मेन गेट पर गए क्योंकि इनको लग रहा था कि जिसको वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे, उस आदमी को जो कि खिड़की पर खड़ा था,
वो चुपके से इस दरवाजे से होते हुए बाहर भाग गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये दोनों भागते हुए उस दरवाजे पर गए, दरवाजा जोर लगाकर खोला, बाहर की तरफ गए। दोनों ने सड़क के इस तरफ उस तरफ देखा, लेकिन उनको वहां पर कोई भी भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। इस पुलिस ऑफिसर ने बाद में दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि अब मैंने दूसरा पुलिस ऑफिसर बुलाया था, हम दोनों को कुछ ना कुछ वहां पर दिखाना था, आगे जाके रिपोर्ट देनी थी कि हमें वहां पर क्या मिला। लेकिन हमने हमारी रिपोर्ट के अंदर यही लिखा कि हमने उस बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन अंदर हमें कुछ भी दिखा नहीं, इसलिए हमने वही रिपोर्ट बंद कर दी। लेकिन अपने इंटरव्यू में इस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जो चीज़ हमने वहाँ पर फील करी, जो चीज़ वहाँ पर चल रही थी, हो रही थी, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा भी जिक्र करते तो पुलिस डिपार्टमेंट हम दोनों को उठाकर एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल देता, क्योंकि कानून के अंदर इस चीज़ की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट अभी इस छानबीन वाले इंसिडेंट को सिर्फ 2 दिन ही बीते थे कि अगेन रात को पॉल हॉर्न्सबी नाम के उस ऑफिसर को दोबारा से इसी नाइट क्लब की पार्किंग के अंदर आना पड़ा, क्योंकि एक रिपोर्ट उनके पास आई थी कि यहाँ एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी जो कि इसी क्लब की पार्किंग एरिया में बाहर जो बिजली का खंबा लगा हुआ था, उस खंबे में जाकर ठुकी। तो जैसे ही पॉल हॉर्न्सबी इस पार्किंग एरिया में पहुंचे, इन्होंने भीड़ को साइड में किया, काफ़ी भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी, और जल्दी ही उस गाड़ी को देखने लगे कि अंदर कौन है। तो असल में उस गाड़ी को एक लड़की चला रही थी और उस लड़की की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। भयंकर एक्सीडेंट था कि गाड़ी पूरी की पूरी पिचक कर उस खंबे में चिपक चुकी थी और वो लड़की अंदर ही उसकी सैंडविच बन गई। उसको पहचान पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। जल्दी ही पॉल हॉर्न्सबी ने अपने वॉकी टॉकी से अगेन बैकअप टीम को बुलाया कि यहाँ तो बहुत बड़ी बसड़ है, मेहनत लगेगी, गाड़ी में से लाश को निकालना पड़ेगा। जल्दी ही और भी पुलिस वाले मौके पर पहुंच चुके थे। सभी ने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला और आगे का जो पतरा था उसको चीर चारते हुए बेचारी उस लड़की की लाश को बाहर निकाला, लेकिन उसके सारे कपड़े फट चुके थे लाश को बाहर निकालते हुए। इसीलिए पुलिस वालों ने जो आसपास भीड़ खड़ी थी उनको कहा कि जाकर कोई एक कपड़ा ला कर दो जिससे हम इसको ढक सकें। और तभी इस नाइट क्लब का दोबारा से दरवाजा खुला और एक लड़की भागती हुई आई अपने हाथ में एक कपड़ा लेकर, और पुलिस वालों को देकर कपड़ा वहां से जा चुकी थी। पुलिस वालों ने वो कपड़ा लाश के ऊपर ढका और वो लाश जल्दी ही एम्बुलेंस के अंदर लोड करके वहां से पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। अब भीड़ भी चली गई, लाश भी चली गई, गाड़ी का जो मलबा था वो भी जा चुका था। सो पॉल हॉर्न्सबी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इस नाइट क्लब के जो नए ओनर्स हैं इनको मैं थैंक यू करके आऊँ, क्योंकि यही तो आए थे हमें वो कपड़ा देने के लिए। तो जल्दी ही पॉल हॉर्न्सबी इस क्लब से होते हुए साइड से पीछे वाले रास्ते पर गए जहाँ पर वो उस घर का दरवाज़ा था। उस घर का दरवाज़ा खटखटाया और वो दरवाज़ा रात को बॉबी मकै ने खोला। बॉबी को उन्होंने थैंक्स किया कि आपने हमारी हेल्प करी उस कपड़े को वहाँ तक पहुँचाने में। बट बॉबी पूछने लगा कि कौन सा कपड़ा। पॉल हॉर्न्सबी ने बताया कि अभी अभी आपके नाइट क्लब के बाहर जो पार्किंग अलॉट है उसमें एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की उसमें मर गई और उसकी लाश के ऊपर कपड़ा ढकना था। तो आपके इस नाइट क्लब से कोई आया था, आपका स्टाफ वगैरह, हमको कपड़ा देने के लिए। बट बॉबी ने पूछा कि कौन सा स्टाफ, अभी मेरा नाइट क्लब ओपन तक नहीं हुआ है, इसकी अभी रेनोवेशन तक नहीं हुई है, स्टाफ रखना तो दूर की बात, अभी हम सिर्फ 3 लोग इस पूरी प्रॉपर्टी में रहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और हमारा हैंडीमैन कार्ल, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। बट पुलिस वाले बोले कि अभी अभी तो आपने कपड़ा भिजवाया, वो लड़की मैंने देखा था कि आपके नाइट क्लब से बाहर निकली थी और हमें कपड़ा देकर वापस आपके नाइट क्लब में चली गई थी। लेकिन बॉबी ने साफ मना कर दिया कि ना तो हमारे पास ऐसा कोई कपड़ा और ना ही ऐसी कोई लड़की। इसके अगले दिन बॉबी ने सुबह सुबह मार्केट से काफ़ी सारे लाइट बल्ब लाकर कार्ल को दिए, क्योंकि अब ये जो घर के सारे लाइट बल्ब से वो चेंज करने थे। कार्ल ने सारे लाइट बल्ब्स को डब्बे से निकाल कर एक टोकरी में रखा और घर के एक एक होल्डर के ऊपर जाकर उसने लाइट बल्ब बदलने शुरू किए। और फाइनल जो लाइट बल्ब होने वाला था वो ऊपर एटिक वाले फ्लोर का मेन बल्ब होने वाला था, जिसको जलाते ही पूरे एटिक के अंदर रोशनी हो जाती। सो जैसे ही कार्ल अपने हाथ में बल्ब लेकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर होल्डर तक पहुंचा, लेकिन उसके हाथ से वो बल्ब नीचे की तरफ गिर गया और वो टूट गया। कार्ल अपना छोटा सा मुंह लेकर नीचे सीढ़ियाँ उतरा, ग्राउंड फ्लोर पर आया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी जेनेट, उसने कार्ल को रोका और पूछा कि हे कार्ल, अभी अभी आवाज़ आई थी ऊपर टूटने की, कुछ क्या हुआ है? तो कार्ल ने कहा कि मेरे से हाथ से वो बल्ब नीचे गिर के टूट गया और हो सकता है कि एक्स्ट्रा बल्ब इस घर की बेसमेंट में रखा हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा था। अगर वहाँ पर मिल गया तो ठीक है, वरना मैं मार्केट से जाकर नया बल्ब लेकर आता हूँ। जेनेट ने कहा कि ठीक है, तुम बल्ब लेकर आओ और ऊपर जो वो कचरा हुआ है उस बल्ब का, उसको मैं समेट देती हूँ। कार्ल ने कहा कि ठीक है, आप उसको जाकर साफ़ सफाई कर दीजिए। जेनेट अपने हाथ में झाड़ू और वो डस्टपेन जो होता है उसको अपने साथ लेकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गई और नीचे झुककर उसने वो झाड़ू से सारा वो जो कंच था बल्ब का वो इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन तभी जेनेट का ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया।
क्योंकि जिस सीढ़ी से वो ऊपर आई थी उसके जस्ट बराबर में, जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी थी उसके जस्ट बराबर में ही ये बल्ब फूटा था। और तभी जेनेट ने अपने हाथ में जो डस्टपैन और जो झाड़ू थी उसको वहीं छोड़कर सीढ़ी को ऊपर से पकड़ लिया, क्योंकि कोई चीज थी जो उसको पीछे से बहुत जोर से पुल करके इस सीढ़ियों से गिराना चाह रही थी। जेनेट ने अपने घुटने भी नीचे रख लिए, आगे से सीढ़ी को पकड़ लिया और उसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने दोनों हाथ फैलाकर सीढ़ी के चारों तरफ जो चौखट थी उस चौखट को पकड़ लिया ताकि वो नीचे ना गिर सके। लेकिन कुछ चीज थी जो उसको बहुत जोर से नीचे की तरफ पुश कर रही थी। बेचारी जेनेट अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो फोर्स इतना ज्यादा तेज था कि उसने सीधा जेनेट को उठाकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ फेंक दिया और जेनेट बेचारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तकरीबन 8-10 मिनट बाद कार्ल मौके पर पहुंचा और उसने जेनेट को इस तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिरे हुए देखा। उसके सिर से, उसके काफ़ी जगहों से शरीर से खून निकल रहा था और जेनेट जोर जोर से रो रही थी। कार्ल ने तुरंत फ़ोन करके बॉबी को मौके पर बुलाया। बॉबी और कार्ल ने अब एम्बुलेंस को बुलाया सबसे पहले और एम्बुलेंस के अंदर लोड करके जेनेट को वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में जेनेट ने बॉबी और कार्ल दोनों को बताया कि कुछ चीज़ थी जिसने मुझे ऊपर से नीचे पुश किया। मैं तो आराम से ऊपर साफ सफाई कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही हॉस्पिटल ये तीनों लोग पहुंचे, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जेनेट को देखते ही बता दिया कि हमें इसकी डिलीवरी अर्जेंट में करनी पड़ेगी। प्री मैच्योर डिलीवरी, सिर्फ अभी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी जेनेट। लेकिन अभी अगर जेनेट की डिलीवरी नहीं करी तो हो सकता है बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो। इसलिए बॉबी ने तुरंत कह दिया डॉक्टर्स को कि प्लीज़ आप मेरी वाइफ की जान बचा लीजिए और इसकी डिलीवरी के लिए प्रोसीड करिए जल्दी। डॉक्टर्स ने एक प्री मैच्योर बेबी गर्ल को जन्म दिया। सबको लग रहा था कि ये बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि सिर्फ 5.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। 5.5 महीने का बच्चा, आप सोच ही सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो 0.25 किलो की थी वो बच्ची अभी तक। लेकिन अब वो सबके हाथ में आ चुकी थी और मिरेकली, चमत्कारिक रूप से वो बच्ची सर्वाइव भी करी और बिल्कुल हेल्दी। उसको अब जेनेट और बॉबी मिलकर पाल रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा खुश कि उनके घर के अंदर एक नया मेहमान आया है, उनकी फैमिली बड़ी हुई है और अब उनको इसका ध्यान भी रखना है। इसके अंदर दोनों बिजी भी हो चुके थे। बच्चे को पैदा हुए अभी सिर्फ 3 हफ्ते ही बीते थे कि और वो फाइनल दिन आ चुका था जब इस क्लब की ग्रैंड ओपनिंग होने वाली थी। बॉबी ने इस क्लब का नाम बॉबी मैकेज म्यूजिक वर्ल्ड रखा और आसपास के इलाके में अपने बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगवा दिए कि आप सभी इन्वाइटेड है, आप आइए और इस रात का एंजॉय करिए, जो कि बिल्कुल फ्री था। बॉबी को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। बॉबी को लग रहा था कि उसकी एक ग्रैंड ओपनिंग वाली रात बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होनी चाहिए, तभी लोग आगे जाकर औरों को बताएंगे और मेरा यहाँ पर कस्टमर्स आने शुरू होंगे। और फाइनली अब वो रात आ चुकी थी जब बॉबी ने भी अपना पूरा सूटेड बूटेड ड्रेस डाली और अपनी खुद की परफॉर्मेंस उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। स्टेज के ऊपर जाकर उसने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन उसने नोटिस किया कि परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे लोग आपस में इस पूरे इलाके के बारे में, इस पूरी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भूतिया टाइप बातें कर रहे हैं, हॉन्टेड बता रहे हैं इसको। और जैसी ये बात बॉबी ने सुनी लोगों के मुंह से, वो तुरंत भागकर कार्ल के पास गया क्योंकि उसको पता था कि ये कार्ल ही है जो यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ हॉन्टेड होने के बारे में बता रहा है। ये चीज़ हॉन्टेड है, वो ऐसी ऐसी खबरें फैला रहा है। उसने साफ तौर पर कार्ल को कह दिया कि देखो, तुमको अगर यहाँ पर नौकरी करनी है तो तुमको अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुमने लोगों को ये बताना कंटिन्यू रखा कि यहाँ पर घोस्ट है एंड ऑल है, मैं इन चीज़ों के अंदर विश्वास नहीं करता, तो हमारे इस क्लब की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर कोई लोग आएंगे ही नहीं एंजॉय करने के लिए या फिर म्यूज़िक सुनने के लिए, तो मैं तुम्हारी सैलरी कहाँ से दूंगा। कार्ल अपना छोटा सा मुंह लेकर नीचे खड़ा था, लेकिन उसने बॉबी को कहा कि देखिए, आप चाहे मुझे चुप करवा सकते हैं, आप अपनी पत्नी को चुप करवा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हो रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब कार्ल और करता भी क्या, उसको सैलरी की ज़रूरत थी। बेशक उसको पता था कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। इनफैक्ट बॉबी की पत्नी जेनेट भी इस चीज़ों में विश्वास कर रही थी, लेकिन उन दोनों को ही चुप रहना पड़ा क्योंकि बॉबी के लिए अभी पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। टाइम बीतने के साथ साथ कार्ल को भी ये विश्वास हो चुका था कि यहाँ जो भी चीज़ है वो या तो इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, या फिर वो इस प्रॉपर्टी को इस लेवल तक प्रोटेक्ट कर रही है कि वो किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस ओपनिंग के तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके थे और तभी बॉबी ने नोटिस किया कि जो क्लब की जो दीवारें हैं उसके ऊपर जो प्लाई बोर्ड लगे हुए हैं, उनमें से एक प्लाई बोर्ड काफ़ी ज़्यादा लूज सा लग रहा है, वो कभी भी नीचे निकल कर गिर सकता है। सो उसने तुरंत कार्ल को कह दिया कि एक काम करो, इस प्लाई बोर्ड को बदल देना और अच्छे से ठोक देना। कार्ल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नए कुछ फ्रेश बोर्ड नीचे स्टोरेज रूम में पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से लाकर यहाँ बदल दूंगा। तो दोपहर होते होते कार्ल नीचे स्टोरेज रूम के अंदर गया और वहाँ जितने भी अलग अलग स्टैक रखे हुए थे प्लाई बोर्ड के, उनमें से ढूंढने लगा कि कौन सा उसके लिए परफेक्ट रहेगा। और तभी
ऐसे ही एक स्टैक के ऊपर उसको एक कपड़े का बंडल मिला। काफ़ी सारे कपड़े उसके अंदर लिपटे हुए थे और जैसे उसने वो कपड़े का बंडल उठाकर नीचे गिराना चाहा, उसके अंदर से एक किताब निकली और जैसे ही कार्ल ने उस किताब को देखा, नीचे गिरी हुई है वो, उसने उस किताब को उठाकर उसको खोलना शुरू किया। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी बल्कि एक जर्नल था, एक लड़की का जर्नल जिसका नाम जोहाना था। कार्ल ने तुरंत उस जर्नल को अपनी जेब के अंदर डाला और प्लाईबोर्ड अपने काम का वहां से निकालकर उस क्लब की दीवार पर प्लाईबोर्ड ठोक दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी इस जर्नल को पूरा पढ़ने की, क्योंकि इसके अंदर असल सच्चाई लिखी हुई थी। और जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो सारा कुछ इसी के अंदर डॉक्यूमेंटेड था। जी हाँ, जोहाना असल में 90s 30s के अंदर इसी क्लब के अंदर एक डांसर हुआ करती थी और जोहाना को इसी क्लब के अंदर काम करने वाले एक म्यूजिशियन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था। और जब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के आगे कन्फ्रंट किया कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते में डूब चुके थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे को शादी के लिए तैयार कर लिया। बट जैसे ही जोहाना ने अपने पिता को बताया कि मैं इसी क्लब के एक म्यूजिशियन से शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट जोहाना के पिता ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, या तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा या फिर मैं उसकी जान ले लूंगा, इससे पहले कि तुम दोनों शादी कर लो। जोहाना ने अपने पिता को समझाना कंटिन्यू रखा और इन बिटवीन दिस टाइम जोहाना खुद भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी उसी म्यूजिशियन से। अब जोहाना को लग रहा था कि उसके पिता जरूर मान जाएंगे, बट जैसे ही जोहाना ने अपने पिता को बताया कि वो प्रेग्नेंट है उसी म्यूजिशियन से, जोहाना के पिता इतना ज़्यादा आग बबूला हो चुके थे, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसी शाम को जब जोहाना अपने क्लब में आई अपने परफॉर्मेंस के लिए, तो उसको वो म्यूजिशियन कहीं भी नहीं दिखा। उस टाइम पर कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे जो जोहाना कॉल करके पूछ ले, यही एकमात्र तरीका था मिलने का। जोहाना वेट करती रही, अपनी परफॉर्मेंस देती रही, लेकिन उसका वो बॉयफ्रेंड वो नहीं आया। जोहाना को शक हुआ कि उसके पिता ने उसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया है और वो गायब हो चुका है, लिटरली गायब हो चुका है। जोहाना ने आसपास हर जगह पूछ लिया, उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, बट जोहाना के बॉयफ्रेंड का कोई भी पता नहीं चला। इस बात से गुस्सा होकर जोहाना ने इसी क्लब के अंदर अपने पिता को बुलाया और उनको एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर असल में जहर था और ना सिर्फ अपने पिता को वो कोल्ड ड्रिंक पिलाई बल्कि उसने खुद भी वो कोल्ड ड्रिंक पी ली और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। बट इस जर्नल के अंदर, ये जर्नल असल में पूरा का पूरा जोहाना ने खुद लिखा था और एंडिंग लाइंस में उसने लिखा था कि मैं तो यहाँ मर जाऊंगी लेकिन मेरी आत्मा इसी क्लब के अंदर वेट करेगी मेरे बॉयफ्रेंड के आने का, और जब तक वो नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। उसी रात ये पूरा का पूरा जर्नल कार्ल ने पढ़ा, लेकिन इसको पढ़ने के बाद कार्ल के मन में बहुत बड़ा तूफान उठ पड़ा था, क्योंकि उसको समझ आ रहा था जो भी चीज़ें अब यहाँ हो रही थी उसके पीछे का कारण क्या है। वो 1 और 1 11 करने लग गया, लेकिन तूफान सिर्फ कार्ल के मन में नहीं था बल्कि बाहर एटमॉस्फेयर में भी बहुत भयंकर तूफान आया हुआ था। तेज बारिश, तेज बिजली कड़क रही थी और जैसे ही बारिश शुरू हुई उसके कुछ ही मिनट बाद लाइट्स भी चली गई। अब क्योंकि कार्ल को बिजली की अच्छी नॉलेज थी, वो बिजली का मैकेनिक था, तो उसने तुरंत अपनी फ्लैश लाइट उठाई और इस घर की बेसमेंट की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में जो बिजली का कनेक्शन आया हुआ है वो 3 फेज का है। मतलब कि आप बस ये समझ लीजिए जैसे हमारे घर के अंदर लाइट आती है वो सिंगल फेज की होती है, अगर लाइट गई तो हमें वेट करना पड़ेगा जब बिजली वाले लाइट वापस देंगे। लेकिन 3 फेज वालों में ऑप्शन होता है कि अगर एक फेज के अंदर लाइट गई है तो उसको स्विच करके क्या पता दूसरे फेज के अंदर लाइट हो। सो तुरंत कार्ल ने अपनी फ्लैश लाइट उठाई और नीचे बेसमेंट की तरफ आया, दरवाजा खोला, नीचे की तरफ गया। नीचे जाकर उसने फ्लैश लाइट से वो ब्रेकर बॉक्स देखा जहां से वो लीवर उसको ऊपर करना था फेज चेंज करने के लिए। सो ब्रेकर बॉक्स को देखकर तुरंत वो उस ब्रेकर बॉक्स के पास गया, उसका हैंडल उठाकर ऊपर की तरफ करने लगा, बट एक झटके के साथ वो हैंडल वापस नीचे आया और उसकी फ्लैश लाइट जो कि उसके हाथ में थी दूसरे हाथ में, वो नीचे गिर चुकी थी। अब जैसे ही अपनी फ्लैश लाइट उठाने के लिए कार्ल नीचे झुका, उसने नोटिस किया कि उसकी फ्लैश लाइट असल में एक प्लाई बोर्ड के ऊपर पड़ी हुई है और ये प्लाई बोर्ड उसने आज तक कभी नहीं देखा इस घर की बेसमेंट में। उसको लगा कि हो सकता है ये कोई प्लाई बोर्ड यहाँ रख गया होगा गलती से, क्योंकि वहाँ सारे स्टैक बने हुए थे प्लाई बोर्ड्स के। उसने उस प्लाई बोर्ड को उठाकर वहाँ पूरे स्टैक के ऊपर रखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने वो प्लाई बोर्ड उठाया असल में नीचे एक गहरा कुआं, ये प्लाई बोर्ड कोई नॉर्मल बोर्ड नहीं था बल्कि एक कुएं का ढक्कन था। और इस कुएं के ढक्कन के बारे में इस कार्ल को भी नहीं पता, जो कि पिछले कई सालों से इसी क्लब के अंदर रह रहा था, इसी घर के अंदर काम कर रहा था। कार्ल ने पूरा ढक्कन उस कुएं का उठाया और अंदर फ्लैश लाइट डालकर देखने लगा, लेकिन अंदर उसको कुछ भी नहीं दिखा। गुप अंधेर और जो मिट्टी वाली दीवारें थी उस कुएं की, सिर्फ उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। उसको लगा कि हो सकता है यहाँ पर ये पानी वानी के लिए खुदवाया गया हो। उसने तुरंत वापस उस प्लाई बोर्ड को उस कुएं के ऊपर रख दिया, अपनी फ्लैश लाइट उठाकर वापस ब्रेकर बॉक्स की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे उसने ब्रेकर बॉक्स की तरफ अपनी फ्लैश लाइट घुमाई, उस ब्रेकर बॉक्स के जस्ट आगे
दो एंटिटीज, दो आदमियों की एंटिटीज, दो आदमी वहां पर खड़े थे जिनका सिर ऊपर दीवार से, ऊपर जो सीलिंग थी उससे टच हो रहा था। ये देखते ही काल के हाथ से जो फ्लैशलाइट थी वो नीचे गिर गई, लेकिन बाहर जो बार बार बिजली चमक रही थी उसकी जो फ्लैशलाइट थी वो बार बार उसकी रोशनी आ रही थी और सामने दो एंटिटीज खड़ी थी जिनको देखकर काल बहुत जोर से चिल्लाया। असल में इस टाइम पर काल उस ढक्कन के ऊपर खड़ा था और जैसे ही उसने उन दो एंटिटीज को देखा काल की सांसें फूलने लगी। काल जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब ना सिर्फ यहाँ काल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी बल्कि उसके नीचे से, इसी कुएं से एक महिला के बहुत जोर से रोने की भी आवाज़ें आ रही थी। काल को कोई आइडिया नहीं कि उसकी नींद वहाँ कैसे लग गई। वो जस्ट नीचे कोलैप्स हो चुका था, वो बेहोशी की हालत में जा चुका था और जब सुबह हुई, सुबह के भी इनफैक्ट दोपहर हो चुकी थी, क्लब का काम शुरू हो चुका था, वहाँ स्टाफ आ चुका था और उसी के शोर शराबे से नीचे बेसमेंट में काल की नींद खुली। अब जैसे ही उसने देखा कि बाहर रोशनी हो चुकी है, बारिश वगैरह रुक चुकी है, लाइट आ चुकी है, वो तुरंत अपनी साइड में पड़ी हुई जलती हुई फ्लैशलाइट को उठाकर ऊपर की तरफ भागा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा, क्योंकि उसके माइंड में वो सब कुछ चल रहा था जो पिछली रात उसके साथ हुआ था। बट आने वाले कुछ ही हफ्तों में काल का पूरा रंग रूप, उसका बिहेव बदल चुका था। उसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क पड़ चुका था। ना सिर्फ उसके रंग में बदलाव था बल्कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, हर काम को तेजी से निपटाने वाला आदमी अब बहुत ज़्यादा ढीला पड़ चुका था। बॉबी भी उसे बहुत ज़्यादा परेशान की, काल मैंने तुमको कुछ काम कहे हैं, तुम अभी तक नहीं कर रहे। अब पलट में वो एम्प्लॉई है काल, बॉबी का, लेकिन फिर भी काल पलट में बॉबी को ही सुनाने लगता कि मुझसे नहीं होता, मैं अपनी ये नौकरी छोड़ छाड़ कर जा रहा हूँ। बट बॉबी को इस टाइम पर काल की जरूरत थी। उसको पता था कि अगर यहाँ कार्ल नहीं होगा तो कुछ भी गड़बड़ आ सकती है बिल्डिंग में और उसको ठीक करने वाला सिर्फ कार्ल ही है। कार्ल ने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताया, बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो अपने साथ एक क्रूसीफिक्स और हॉली वाटर की बोतल अपनी जेब में रखता हमेशा, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो भी कुछ यहाँ उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उस कुएं की वजह से ही हो रहा है। जो भी कुछ वहाँ से आ रहा है वही इस चीज़ को इतना ज़्यादा ईरी बना रहा है, इतना ज़्यादा हॉन्टेड बना रहा है। कार्ल के बिहेव में इस तरीके के बदलाव देखकर, उसके मूड स्विंग्स को देखकर जेनेट तो समझ चुकी थी कि कार्ल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने इस चीज़ को फील किया था और ये बात जाकर उसने बॉबी को भी बताई कि मुझे लगता है कि यहाँ जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो एंटिटीज़ हैं यहाँ पर हमें डरा रही हैं, उसी वजह से हमारा काल अब ऐसा हो चुका है। लेकिन बॉबी ने अगेन मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात है हमारा बिजनेस, जिसको हमें अच्छे से चलाना है। सो बजाय काल के ऊपर ध्यान देने के तुम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो। इसके कुछ टाइम बाद बॉबी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस पूरे क्लब की एक शॉर्ट फिल्म बनवाकर उसकी कॉमर्शियल एड चलवाऊं, जिससे पूरे इलाके में इसकी पब्लिसिटी होगी और बहुत दूर दूर से लोग इसको देखकर यहाँ पर आएंगे। सो उसने तुरंत एक पूरी टीम को हायर किया जो यहाँ पर शूट कर रहे थे और उनका हेड एक जर्नलिस्ट जो कि बॉबी का दोस्त था। और जब वो जर्नलिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ शूट कर रहा था इधर उधर, तब उसको इस बिल्डिंग के अंदर कार्ल और जेनेट भी दिखे और इन दोनों ने उस जर्नलिस्ट को सब कुछ बता दिया, क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि इस जर्नलिस्ट को बताना मतलब पूरी दुनिया के सामने रखना, ये बात अपने आप फैला देगा। और जैसी ये बात उस जर्नलिस्ट ने सुनी, उसका सबसे पहला सवाल यही था कि इस बारे में बॉबी क्या कहता है। जेनेट ने कहा कि उसको अपनी सिर्फ बिजनेस से लेना देना है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ क्या कुछ हो रहा है उसकी पीठ पीछे। सो उस जर्नलिस्ट ने सोचा कि क्यों ना मैं जेनेट और कार्ल दोनों का इंटरव्यू करूं। और जब बॉबी घर पर नहीं था तब उस जर्नलिस्ट ने कार्ल और जेनेट दोनों का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू के अंदर कार्ल ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि कैसे उसको जोहाना की डायरी मिली, उसका जर्नल मिला, उसके अंदर पूरी स्टोरी लिखी हुई थी, पूरी स्टोरी उसने इंटरव्यू के अंदर समझाई। और जो दो एंटिटीज़ उसको दिखी थी बेसमेंट के अंदर वो भी बताया। इनफैक्ट दूसरी तरफ जेनेट ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे ही पहले दिन जब वो इस घर के अंदर आई थी तब उसको सिंक में से आवाज़ आ रही थी, वो रेड लिक्विड का आना, उसको पुश करके सीढ़ियों से नीचे धक्का देना, उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी 5.5 महीने में, वो सब कुछ उसने एक्सपीरियंस अपना बताया। ये सब कुछ उसके साथ इस घर में आने के बाद हो रहा था। उस जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू तो ले लिया था, सारी बातें भी सुन ली थी, सारी स्टोरी भी समझ ली थी, लेकिन उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। तो उसने अपने एंड से इसके फैक्ट्स ढूंढने शुरू कर दिए कि असल में इस पूरी बिल्डिंग का इतिहास क्या है, क्या राज है इसका जो इसके बारे में इतनी बातें फैली हुई हैं। और जैसे जैसे ये जर्नलिस्ट इस बिल्डिंग के इतिहास के अंदर जाता गया, वो समझ चुका था कि यहाँ जो वो बता रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, इसका इतिहास और भी ज़्यादा गहरा है। 1897 के एक किताब के अंदर इस बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ था कि इस बिल्डिंग के अंदर दो आदमी, एक का नाम स्कॉट और दूसरे का नाम एलोन्जो,
इन दोनों को फांसी लटकाया गया था एक महिला के मर्डर के आरोप में, जिस महिला का नाम पर्ल ब्रायन था। असल में पर्ल ब्रायन इसी वाइल्डर नाम के इलाके के अंदर बच्चों की स्कूल टीचर थी, लेकिन सडनली 1897 के अंदर पर्ल ब्रायन का सिर कटा हुआ शव, सिर्फ उसका धड़ था, उसके यहाँ टैटू पर उसका नाम लिखा हुआ था, सिर्फ उसका सिर से नीचे वाला शरीर पूरी तरीके से म्यूटिलेटेड, उसकी आंतें बाहर आई हुई, उसका दिल बाहर आया हुआ है, बहुत बुरे तरीके से उसको तोड़ा फोड़ा गया है। और वो शरीर इस क्लब की पार्किंग एरिया वाली जगह पर मिला था, जहां ये पार्किंग एरिया बनी हुई थी, वहां पर उसका वो शव मिला था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ सिर्फ पर्ल ब्रायन की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उसके साथ पर्ल ब्रायन प्रेग्नेंट थी और उसके अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो चुकी थी। असल में स्कॉट पर्ल ब्रायन का बॉयफ्रेंड था और वो उसी से प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन जैसे ये बात स्कॉट को पता चली कि उसकी गर्लफ्रेंड पर्ल ब्रायन प्रेग्नेंट है, उसने अपने रूममेट जो कि उसके साथ ही पीजी में रहा करता था और वो डॉक्टर का कोर्स वहां पर कर रहा था उस टाइम पर, यानी कि अलोंजो को बताई। तो अलोंजो ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम पर्ल ब्रायन का अबॉर्शन कर दें, उसके अंदर से वो बच्चा काट कर बाहर निकाल दें तो उसकी प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने पर्ल ब्रायन को इसी क्लब में जो पीछे वाली साइड में जो खाली इलाका पड़ा हुआ था, खेत वाला इलाका, वहां पर बुलाया और अपने औजार के साथ अलोंजो वहां पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही अलोंजो ने बेचारी पर्ल ब्रायन का ऑपरेशन शुरू किया, उसके ना करते हुए भी, लेकिन वो ऑपरेशन अलोंजो से हुआ नहीं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और ब्लीडिंग इतनी भयंकर शुरू हो चुकी थी पर्ल ब्रायन को कि उसके पूरे शरीर का खून लगभग ड्रेन हो चुका था। और इसी के बाद उन दोनों ने प्लान बनाया कि देखो अब पर्ल ब्रायन तो मर चुकी है, इसके अंदर का बच्चा भी अपने आप मर जाएगा, तो क्यों ना हम पर्ल ब्रायन का सिर काट कर कहीं और डंप कर दें जिससे इसकी कभी पहचान ना हो पाए। इसलिए उन्होंने जो भी औजार अलोंजो अपने साथ लेकर आया था, उस औजार से पहले तो सारे शरीर को म्यूटिलेट किया पर्ल ब्रायन के, और बाद में उसका सिर काट कर यहीं पास से बहने वाली लीकिंग नदी, उस नदी के अंदर फेंक दिया। लेकिन जब पर्ल ब्रायन की वो लाश लोगों ने आसपास देखी तो उसके हाथ के ऊपर पर्ल ब्रायन का टैटू छपा हुआ था और उस टैटू से ही पर्ल ब्रायन की पहचान हो पाई। जब पुलिस वालों ने इस केस की उस टाइम पर तहकीकात करी थी तो अलोंजो और स्कॉट दोनों को उठाया था और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। लेकिन किसी तरीके से, मुझे नहीं पता किसी तरीके से, उनको उस टाइम पर जमानत मिल गई। और जैसे ये दोनों बाहर आए, लोग यहाँ आसपास के इतने ज़्यादा गुस्से में थे इन दोनों से, इन्होंने पकड़कर ये जो क्लब वाली बिल्डिंग थी, इसी क्लब वाली बिल्डिंग के अंदर उन दोनों को फांसी लगा दी, इस आरोप में कि उन्होंने पर्ल ब्रायन का ना सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसकी लाश के साथ छेड़खानी करी, मतलब कि उसको म्यूटिलेट किया, और बाद में कुछ उसके साथ रिचुअल्स परफॉर्म किए सैटनिज्म के, यानी कि शैतान वाले रिचुअल्स उन्होंने परफॉर्म किए, जिससे उसका सिर वगैरह काट कर ले जाना, उसको डंप करना या फिर बलि वगैरह देना, लोगों ने ऐसा माना। और इसी गुस्से में आकर इन दोनों को इसी क्लब वाली बिल्डिंग के अंदर टांग दिया था फांसी पर। लेकिन जब वो लोग अलोंजो और स्कॉट को फांसी पर टांग रहे थे, उस टाइम पर मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो स्कॉट तो यहाँ बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं मांगा दुनिया से। लेकिन अलोंजो ने कहा कि बेशक मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं वापस लौट कर आऊंगा हेल से, क्योंकि मैंने जो काम किए हैं, मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा, और मैं नरक से वापस आऊंगा और इस जगह को हमेशा हॉन्ट करता रहूंगा जिस जगह पर हमने पर्ल ब्रायन का मर्डर किया था और उसका सिर डंप किया था। असल में जब ये सिर डंप करने वाली बात आई, तब स्कॉट ने पलट कर कहा कि हमने पर्ल ब्रायन का सिर लीकिंग नदी के अंदर डंप नहीं किया, बल्कि इसी बिल्डिंग के अंदर उसको कहीं रखा है। लेकिन कहाँ रखा था वो आज तक किसी को नहीं बताया, जिसके बाद से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वो जो कुआं नीचे मिला था काल को, उस बेसमेंट के अंदर मिला था, उसी कुएं के अंदर इन दोनों ने पर्ल ब्रायन का सिर डंप किया था, जिसके बाद से उसकी वो रोने वाली आवाज़ उस कुएं से आती रहती है। इस इंसिडेंट के बाद से कुछ टाइम तक इस पूरी बिल्डिंग को एक स्लॉटर हाउस तक बनाया गया, मतलब कि यहाँ पर जानवरों को ला लाकर उनको काटा जाता था। लेकिन जब वो स्लॉटर हाउस यहाँ बंद हुआ, उसके बाद से इस बिल्डिंग के अंदर क्लब वाला चलन शुरू हुआ था। अलग अलग ऑनर्स ने आकर यहाँ पर क्लब बनाए, लेकिन हर किसी का क्लब नहीं चल पाया, यहाँ पर एक भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑडियंस आती वो एक अलग ही टाइप की थी। यहाँ पर आकर लोग अपने अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे, एक दूसरे का खून बहाने लगे। इनफैक्ट इतना खून इस धरती ने उस टाइम पर अपने अंदर सोखा कि हर मामले में पुलिस वालों को इन्वॉल्व होना पड़ता और हर मामले में किसी ना किसी को सजा होती। इस बिल्डिंग के अंदर कितना खून उस टाइम पर बहाया जाता था, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि मजबूरन इस घर के मालिकों ने, इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपने अपने टाइम में एक स्पेशल पाइपलाइन बिछवाई थी ताकि यहाँ पर जमा होने वाला खून सीधा साइड से बहने वाली लीकिंग नदी के अंदर डंप हो जाए, क्योंकि वो इतना खून अपनी खुद की जमीन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा, इस जर्नलिस्ट को लगने लगा कि कार्ल ने जो दो आदमी देखे थे, दो एंटिटीज देखी थी उस बेसमेंट के अंदर, जब उसने फ्लैशलाइट उठाकर सामने देखा था ब्रेकर बॉक्स की तरफ, तब वो दो आदमी
तब वो दो एंटिटीज कोई और नहीं बल्कि स्कॉट और एलोंजो ही थी, जो कि अभी तक इस पूरे इलाके को हॉन्ट करके रखे हुए हैं। बट यहाँ एक और बहुत ही बड़ी और गहरी मिस्ट्री सामने आई। जब ये जर्नलिस्ट इसकी और ज़्यादा तहकीकात कर रहा था, उसको पता लगा कि पर्ल ब्रायन जब वो मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में 5.5 महीने का बच्चा था। जोहाना जब मरी, जब उसने जहर पिया था, वो भी प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में भी 5.5 महीने का बच्चा था। और तीसरा इंसिडेंट हाल ही का, जेनेट जब वो 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी तब वो ऊपर उस बल्ब के कचरे को साफ कर रही थी और किसी ने उसको नीचे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आई। और उस टाइम पर बेचारी जेनेट 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन किस्मत से, बहुत बड़ी किस्मत से जेनेट उस इंसिडेंट के अंदर बच गई और उसने एक प्रीमैच्योर बेबी को जन्म भी दिया, लेकिन वो बच्ची भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से सर्वाइव करी। अब इस जर्नलिस्ट से और ज़्यादा नहीं रुका गया। वो तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाकर, सारे प्रूफ्स उठाकर सीधा भागकर बॉबी के पास गया। उसने बॉबी के सामने सारे इंसिडेंट रखे कि इस ज़मीन का इतिहास क्या है, क्या क्या यहाँ पर हुआ था, किस किस का मर्डर हुआ है, किस किस को फांसी लटकाई गई थी। वो सारी बातें बॉबी को बताई। इनफैक्ट वो पैट्रन भी बताया कि 5.5 महीने की प्रेगनेंसी वाला वो क्या मिस्ट्री है यहाँ पर। और जब ये सारी बातें बॉबी ने सुनी तो सबसे पहली बार बॉबी को यहाँ झटका लगा, क्योंकि जो चीज़ वो देख रहा था वो सब कुछ यहाँ हो भी रही थी। बॉबी को ये अच्छे से पता था कि वो भी इन चीज़ों के अंदर बिलीव करने वाला नहीं है और ये जो सामने जर्नलिस्ट ये बोल रहा है ये भी इन चीज़ों के अंदर बिलीव करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसने सामने से आकर कहा है तो ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी। बॉबी ने उस जर्नलिस्ट को तुरंत कह दिया कि जो तुमको ठीक लगता है तुम करो, इसके बारे में और कुछ पता लगाओ और ये जो भी चीज़ यहाँ हो रही है इसके बारे में मुझे अपडेट करो। कुछ हफ्ते और बीत गए और यहाँ उस जर्नलिस्ट ने एक प्रीस्ट पैट्रिशिया माइकल को ढूंढ लिया, जो कि इस पूरे इलाके का, इस पूरी प्रॉपर्टी का एक्सॉर्सिज्म करने वाली थी, इसको शुद्ध करने वाली थी। पैट्रिशिया मौके पर पहुंची और उसको किसी ने भी इस पूरी प्रॉपर्टी का इतिहास कुछ नहीं बताया कि यहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ था। पैट्रिशिया ने भी किसी से कुछ नहीं पूछा कि प्लीज हिस्ट्री बताओ, नहीं, कुछ नहीं पूछा। इनफैक्ट पैट्रिशिया ने तो इस घर के अंदर आते ही सभी लोगों को कह दिया, इंक्लूडिंग कार्ल को भी ये कह दिया कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसको तुम अपने माइंड में ही रखो, मुझे बताने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उससे हो सकता है मैं अपने जो मेरे अंदर थॉट्स आएंगे उनसे मैं भटक जाऊं, इसलिए प्लीज मुझे मेरी स्टडीज के ऊपर चलने दो। पैट्रिशिया लगभग 4 घंटों तक इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर बाहर चक्कर लगाती रही। इनफैक्ट उसने एक स्पिरिट से भी बात करी और जब उसने उस स्पिरिट से उसका नाम पूछा तो उसने एक ही वर्ड में जोहाना नाम चिल्लाया। उस एंटिटी से पैट्रिशिया ने पूछा कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों हो, तो उस एंटिटी ने पलटकर रिप्लाई दिया कि मुझे पता है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ रहने का फैसला किया और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब पैट्रिशिया को किसी ने नहीं बताया कि इस बेसमेंट के अंदर क्या था, लेकिन पैट्रिशिया खुद से सभी को साथ लेकर इस बेसमेंट के अंदर गई, लाइट्स ऑन करी और सीधा कार्ल को बोला कि ये ढक्कन हटाओ, जबकि पैट्रिशिया को नहीं पता था कि इस ढक्कन के नीचे एक बहुत गहरा कुआं है। और जैसे ही ढक्कन हटाया उसके अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें ना सिर्फ पैट्रिशिया और कार्ल ने बल्कि पास खड़े बॉबी, उसकी पत्नी जेनेट और उस जर्नलिस्ट ने भी सुनी। किसी महिला के रोने की आवाज़। तुरंत पैट्रिशिया ने कह दिया कि इस कुएं के अंदर एक महिला का सिर डंप किया गया था। ये बात बोलते ही पैट्रिशिया की सांसें बहुत जोर जोर से फूलने लगी। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहां से भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गई, बिना किसी को कुछ बोले इस घर से बाहर निकली, इस प्रॉपर्टी से बाहर निकली, अपनी गाड़ी उठाकर वहां से जा चुकी थी। कुछ घंटों बाद जब उसको ठीक लगने लगा, वापस पैट्रिशिया मौके पर आई और सबको सामने बैठाकर कहा कि अब मैं तुमको बताने वाली हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या फील हुआ, क्या यहाँ पर मैंने देखा। जिस टाइम पर पैट्रिशिया के सामने सारे लोग बैठे हुए थे घर वाले, पैट्रिशिया ने सिर्फ और सिर्फ कार्ल को देखा और कहा कि कार्ल, तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पीछे 2 और आदमी खड़े हैं। जी हाँ, वही 2 एंटिटीज जो बेसमेंट में कार्ल को दिखी थी, वही 2 एंटिटीज अब कार्ल के पीछे खड़ी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैट्रिशिया उनको फील कर पा रही थी। इनफैक्ट पैट्रिशिया ने तो ये तक बताया कि जो तुम्हारे पिछले कुछ दिनों से मूड स्विंग्स होते हुए आए हैं वो सिर्फ इन दोनों एंटिटीज की वजह से ही हैं, क्योंकि ये दोनों एंटिटीज तुम्हारी बॉडी को यूज करना चाहती हैं, किसी को डराने के लिए, किसी के ऊपर हमला करवाने के लिए। और हो सकता है पिछले कुछ दिनों में तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सैल रहे हो, जो कि ऑब्वियसली था। बल्कि जेनेट और बॉबी को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कार्ल जो कुछ उनको बोल रहा है, ऐसे गुस्से में डांट रहा है, ये सच में कार्ल है भी या नहीं। पैट्रिशिया ने तुरंत कार्ल को कहा कि अगर तुमने कुछ टाइम के अंदर इन दोनों एंटिटीज से अपना पीछा नहीं छुड़वाया तो ये तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेंगी
और उससे पीछा छुड़वाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द तुम्हारा एक्सॉर्सिज्म करना होगा। कुछ दिनों बाद पेट्रिशिया ने एक अलग प्रीस्ट को बताया जो कि अब आने वाले टाइम में कार्ल का एक्सॉर्सिज्म करने वाला था। और जैसे वो प्रीस्ट इस क्लब के अंदर एंटर हुआ, उसने स्टेप करते ही बोल दिया कि मैंने इससे ज़्यादा इविल जगह आज तक नहीं देखी। मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों का एक्सॉर्सिज्म किया है, उनके ऊपर हॉली वाटर छिड़का है, अलग अलग जगहों पर गया हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हिट कर रही है। और अगर कार्ल इस जगह पर रहता है और जो पेट्रिशिया ने बताया वो सब कुछ है, तो कार्ल को सच में बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। और जैसे ही वो प्रीस्ट कार्ल से पहली बार मिला, उसको देखते ही वो प्रीस्ट समझ चुका था कि हाँ, जो अभी तक कार्ल के बारे में मुझे बताया गया है वो बिल्कुल सच है। बाकी पूरे परिवार को घर के बाहर भेजकर एक वीडियो कैमरा लगाकर कार्ल को अपने सामने टेबल पर बैठाया और वो प्रीस्ट जोर से अपनी प्रेयर्स उसके आगे बोलने लग गया। अब जैसे जैसे वो प्रीस्ट बोल रहा था, वैसे वैसे सामने बैठा हुआ कार्ल कुर्सी के ऊपर एकदम से बहुत जोर से वाइब्रेट होने लगा, तड़पने लगा। उसने अपना पूरा मुंह ऊपर खोल लिया और इतना बड़ा उसका मुंह खुला जो कि इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसके अंदर से ऐसी गर्गलिंग आवाज आ रही थी, साथ में एक हरे रंग का लिक्विड जो कि उसके मुंह से दोनों साइड से बाहर निकल रहा था। ये एक्चुअल में रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। और जब उस प्रीस्ट ने कार्ल से उसका नाम पूछा, तो बजाय उसने अपना कार्ल नाम बताने के, बल्कि उसने अपना नाम अलोंजो बताया। जैसे ही ये अलोंजो नाम उस प्रीस्ट ने सुना, उसने तुरंत कहा कि तुम इस कार्ल की बॉडी को छोड़ दो। और ये सुनते ही कार्ल बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होते होते पीछे कुर्सी से नीचे गिर गया, उसके सिर में भी जाकर लगी। लेकिन तुरंत उस प्रीस्ट ने अपनी सहायता के लिए एक आदमी को बाहर से बुलाया, जिसने कार्ल की बॉडी को पकड़ा। अब जोर से प्रीस्ट अपनी प्रेयर्स बोले जा रहा था, लेकिन नीचे पड़ा हुआ कार्ल बजाय अपनी नॉर्मल इंग्लिश भाषा बोलने के, बल्कि वो लैटिन भाषा का यूज़ कर रहा था। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि लैटिन भाषा असल कार्ल को तो आती भी नहीं थी। जिसके बाद नीचे तड़पते हुए कार्ल ने 4 वर्ड्स बोले, नटास आई एम द सेटन। ये वर्ड बोलकर कार्ल पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था। कुछ मिनटों बाद कार्ल की आंखें खुली और कार्ल ने बाद में बस यही बताया कि मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन जब मेरी आंखें खुली उस टाइम पर एक प्रीस्ट मेरे सामने खड़ा था और दूसरे आदमी ने मेरी बॉडी को नीचे लेटे हुए पकड़ा हुआ था। और जब मैं उठा तो मैंने उस आदमी को बहुत प्यार से मेरी बॉडी छोड़ने के लिए कहा कि उसने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है और ये सामने प्रीस्ट कौन है। उसको कुछ भी याद नहीं था। ठीक होते ही कुछ दिनों बाद कार्ल ने खुद से अपने साथ जो हुआ वो उसको दोबारा फील नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत बॉबी के सामने जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर रख दिया कि मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से कहीं और जाने दो, मैं वो चीज़ें दोबारा फील नहीं करना चाहता जो मैं अब तक यहाँ करता आया था। अब कार्ल के जाते ही जेनेट और बॉबी, उनको भी यहाँ कुछ सेफ नहीं लगा। उनकी छोटी सी बच्ची उनके हाथ में थी, लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके से रिस्क लेकर नहीं रहना चाहते थे। मजबूरन बॉबी ने आसपास के मार्केट से पैसा उठाया, एक छोटा घर अलग से लिया, उसने खरीदा अपने परिवार के लिए, लेकिन वो इस बड़ी सारी प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहता था। दिसंबर 2024, ये जो पिछला दिसंबर गया है, इसी दिसंबर 2024 में इस घर को, इस पूरी बिल्डिंग को वहाँ की सरकार द्वारा गिराया गया, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी कि यहाँ पर लोग आकर रातें रुकते और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। ये वहाँ की एक बहुत ही फेमस पॉपुलर हॉन्टेड जगह थी जो लोग आज भी एक्सप्लोर करने जाते हैं। दूसरी बात, इस पूरी जगह से रिलेटेड एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही इनफेमस फॉकलोर है कि जो भी यहाँ पर जाता है या फिर जो भी इसके बारे में बात करता है, वो यहाँ पर मरने वालों को अपनी श्रद्धांजलि जरूर देता है, वरना वो लोग उन्हें परेशान करते हैं। सो मैं भी खुद स्कॉट एलोंजो और साथ में पॉल ब्रायन और जोहाना, इन चारों को अपनी श्रद्धांजलियाँ देता हूँ। अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स में, जैसा चलता है हम उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। आप भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ पहले कभी देखा था या फिर सुना था? मैंने आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज बताई हैं, ये उनसे थोड़ा हटकर था। आपको इसके बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। दूसरा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी फुटेज डाली हैं पहले से ही हॉरर हाउस से रिलेटेड, जो कि इसी घर की हैं। अंदर से कैसा दिखता था ये जब ये बना हुआ था, तब लोग जाकर रिकॉर्ड करके लेके आते थे। यहाँ पर मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो कॉपीराइटेड हैं, आप वहाँ जाकर उनको देख लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को यार, आप सभी ने कमाल कर दिया। 4000 से भी ज़्यादा विशेज़, बर्थडे विशेज़ मुझे कमेंट्स में मिली और इतनी ही हज़ारों विशेज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मिली। थैंक यू सो मच। मैं एक एक का रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए मिस्टीरियस दुनिया।